बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। हुकूमत और अदलिया के दरमियान इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए हैं, इस सतह पर पहुंच गए हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाज अली हसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने की बातें होना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से राना सनाउल्लाह जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। क्या आईनी तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है? इस हवाले से जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की जजमेंट है, जस्टिस खलील रहमान हमदे की सरबराही में 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, क्या उसके तनाज़ुर में ये रेफरेंस जो है ये फाइल हो सकता है? अगर फाइल हो सकता है तो क्या रुकावटें आ सकती हैं? सदर मुमलकत भी ज़ाहिर, अगर हुकूमत की तरफ से रेफरेंस फाइल होता है तो सदर मुमलकत उसमें रुकावट डाल सकते हैं। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला कैसे उठाया जा सकता है? ये इसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर जो हुकूमती इजलास था हुकूमती इत्तेहादियों का, उन्होंने जो एलामिया जारी किया है उस पर भी हम बहस करेंगे। और ये खबर भी आपको दे दें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से एक कोशिश की गई तमाम जजों के साथ मुशावरत की, वो कोशिश नाकाम हुई, कामयाब हुई, उसमें क्या हुआ, ये भी बात करेंगे। चलो हुकूमती इत्तेहाद से ही शुरू कर लेते हैं। जो इजलास हुआ है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में, और तमाम इत्तेहादी जमातों ने उसमें शिरकत की और फिर एलामिया भी जारी हो गया। लेकिन कुछ अंदर खाते की जो बातें हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान जो बात हुई वो उनके सामने रखी गई, इत्तेहादियों के सामने। और वो बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जो 3 रुकनी बेंच है, मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस एजाज अली हसन और मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर वाला, जो ज़िद है कि इलेक्शन केपी और पंजाब वाला जो केस है वो हमने ही सुनना है। 9 से 7, 7 से 5, 5 से 4, 4 से अब 3 रुकनी बेंच रह गया है वो इलेक्शन के इशू पे जो केस चल रहे हैं। तो वो उसका जनाब बाइकाट कर दिया जाए अगर वो फुल कोर्ट नहीं बनाते, और अटॉर्नी जनरल से कहा जाए कि पीर वाले दिन वो जाएँ अदालत में और जाके कह दें जनाब ये हमारा फैसला है, तो देख लें आपने क्या करना है, सुनना है, नहीं सुनना। तो इस हवाले से मेरे इल्म में ये बात आई है कि एक जमात ऐसी है जिसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकी इलामिया ठीक है, उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया है, तमाम लोगों ने, तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे कि 3 रुकनी बेंच पर जनाब हमें एतमाद नहीं एलामिया के मुताबिक, और मुल्क भर में इलेक्शन जो है वो एक ही दिन होने चाहिए। अगर एक ही दिन नहीं होते इलेक्शन तो ये माशी मफादात पर खुदकुश हमला होगा, ये बात की है उन्होंने। और फिर कहा जनाब 4 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था सुओ मोटो वाला, जो इब्तिदा हुई है जहाँ से केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, कि 4 अरकान थे जो उस बेंच के, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के हवाले से जो अज़ख़ुद नोटिस लिया गया था उसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो फिर ऐसी सूरत में ये जो बेंच है 3 रुकनी बेंच, वो अक़लियत के फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। कि इनका ये ख्याल है कि 4 जजों ने वो रेफरेंस जो था अज़ख़ुद नोटिस वाला वो मुस्तरद कर दिया था, और 3 जजों ने ये इलेक्शन करवाने का जो हुक्म था वो दिया था। और फिर वो कहते हैं जनाब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ये फैसला दे चुके हुए हैं कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत और अज़ख़ुद नोटिस वगैरह जो भी इसके तहत आते हैं उन पर कार्रवाई ना हो। ये उस फैसले को सबोताज़ कर रहे हैं। अब जो फैसला ये बैठे हुए हैं 3 रुकनी बेंच, तो जो इस फैसले के मुनाफ़ी है, खिलाफ वर्जी है। और फिर उन्होंने सदर से भी ये अपील की है, दरख्वास्त की है कि जो अदालती इस्लाहात का बिल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस और प्रोसीजर के हवाले से जो बिल पास हुआ है, तो उसमें रुकावट ना बने। वो मैंने पहले ही कहा था कि जनाब इसमें कोई खबर लेने वाली ज़रूरत नहीं, सदर ने ये ज़रूर करना है, रोकना ही रोकना है, उनका इख्तियार है। और फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा की है या मुतालबा किया है कि जनाब आप मुदाखलत ना करें इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में। बहरहाल ये अदम एतमाद जो एक बहुत बड़ी बात है हुकूमत की तरफ से, और तमाम इत्तेहादियों की तरफ से, हुकूमत के जो हैं उनकी तरफ से उस बेंच की कार्रवाई पर और बेंच के अरकान पर अदम एतमाद जो है ये कोई छोटी बात नहीं, इसको ईज़ी नहीं लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल है चीफ जस्टिस और उनके जो ब्रदर जजेस हैं, जो हम ख्याल जजेस हैं, उनको भी इस चीज़ का अदराक है
کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کا ایک ہی حل ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی ناک کو چھوڑیں، اور اگر وہ معاملے کو سلجھانا چاہتے ہیں تو بڑا ایزی ہے کہ وہ ایک تحریری آرڈر جاری کر کے فل کورٹ کا انتظامی اجلاس بلائیں اور وہاں معاملہ رکھیں، اور پھر اس کے مطابق جو فیصلہ ہو وہ آگاہ کر دیں قوم کو، اور جس طریقے سے بینچ کی تشکیل وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق۔ ویسے تو انہیں ہٹ جانا چاہیے، جب اکثریت جو ہے فری کین کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ نہ بیٹھے، صرف ایک پارٹی کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے جو اجلاس ہوا ہے اتحادیوں کا، ان کا جناب یہ ایک ہی پارٹی کے حق میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، اور نواز شریف نے تو بہت آگے کہ جو میرے خلاف فیصلے دیتے تو انہوں وہی جج مل دینے یار ادھر بٹھانے واسطے۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب اجلاس بلائیں، انتظامی طور پہ بلا لیں، فل کورٹ نہ بلائیں سر ادھر، تو جہاں پہلے اتنی تاخیر ہو گئی ہے الیکشنوں میں تو تھوڑی سی اور رہ جائے گی۔ ویسے جو میری اطلاع ہے وہ کچھ اس طرح کا میرا خیال وہ چاہ رہے ہیں کہ جو 8 اکتوبر کے الیکشن ہے وہاں تک رضامند کر کے فری کین کو، تو اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ کہتے ہیں جناب اس سے نہ آگے لے کے جانا، وہ اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں۔ کوئی ظاہر ہے بیک ڈور کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال وہ دوسری پارٹی اعتبار کرے تو پھر ہے نا، پہلے بہت سارے وعدے کر کے ججز کے تقرر کے حوالے سے یہ حکومت کیوں پیچھے ہٹی تھی؟ جونیئر ججز کو جب اوپر لے کے جانا تھا تو ہمارے وزیر قانون اعظم وزیر طارق صاحب اور اٹارنی جنرل صاحب نے کیوں یہ ووٹ کر دیا تھا؟ یہ بھی سوچنے والی باتیں ہیں، بہت سارے اس وقت کچھ وعدے وعید کیے گئے ہوں گے نا جو پورے نہیں کیے گئے۔ اچھا بہرحال یہ جو بائیکاٹ والی بات ہے نا، اس پہ میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ میری اطلاع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب جو دبئی میں ہیں انہوں نے فروخ ایچ نائک کو وہاں طلب کر لیا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ کوئی لمبا چوڑا تو ہوتا نہیں، وہاں وہ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ان کے بیماری کے حوالے سے یہاں کا پتہ نہیں کیا بیماری ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا زرداری صاحب کو۔ زرداری صاحب کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ جو نہیں ہوتا آنکھوں کا آپریشن موتیہ کا، وہ میرے خیال چھوٹا موٹا آپریشن تھا۔ بہرحال انہوں نے بلایا ہے اور اس کرائسس کا جو حل ہے وہ کل تک فروخ ایچ نائک صاحب دے دیں گے۔ وہ اس حق میں نہیں ہے کہ جناب بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ کرنے سے کیا ملے گا؟ وہ فیصلہ تو آ ہی جائے گا نا، پھر اس فیصلے کو کیا کریں گے آپ؟ میرے خیال میں پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کر سکتی ہے، اس کو غیر مؤثر بنا سکتی ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے، لیکن وہ تو لمبا اختیار ہے نا، وہ صدر پاس، پھر صدر کے پاس پروسیجر لمبا ہے نا، پھر صدر کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر واپس آنا ہوتا ہے، پھر واپس جانا ہوتا ہے، اتنی دیر میں وہ توہین عدالتی کارروائی شروع کر دیں، کچھ اور کام شروع ہو جائے سپریم کورٹ میں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ اگر حل کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے، اور وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا ادراک بندیال صاحب کو بھی ہے۔ بندیال صاحب نے جمعہ کے روز جب یہ پروسیڈنگ انہوں نے سماعت ملتوی کی ہے سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو طلب کرنے کا حکم جاری کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں۔ ملاقاتوں سے مراد یہ تھی کہ جو ججز ہیں، جو ہم خیال ججز نہیں ہیں، جنہیں انڈیپینڈنٹ جج کہا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال، دوسرا ہم خیال گروپ کر لیں اس کو، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کرنے کی، میٹنگ کرنے کی کوشش کی، فل کورٹ اجلاس کہہ لیں غیر رسمی طور پہ اجلاس بلانے کی کوشش کی، اور ججز کو وہ سلام بھیجتے ہیں کہ جناب چیف صاحب نے سلام بھیجا، مطلب کہ آپ آ جائیں، میٹنگ کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ تو ججز نے جو دوسرا گروپ ہے انہوں نے کہا جناب نہیں، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی غیر رسمی اجلاس جو ہے اس میں ہم شریک نہیں ہوں گے، غیر رسمی بات چیت کوئی نہیں، اگر ہے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کو تحریری شکل میں باقاعدہ باضابطہ طور پہ فل کورٹ اجلاس کے ایجنڈا کے طور پہ جاری کر دیں، جس وقت چاہیں آپ اجلاس بلا لیں، ہم آ جائیں گے، لیکن ایسے غیر رسمی گفتگو کے لیے یا غیر رسمی اجلاس کے لیے ہم اویلیبل نہیں ہیں۔ یہ ایک وہاں پھڈا پڑا ہے، یہ ایک طرح سے کہہ لیں آپ تھوڑا سی ناکامی کہہ لیں کہ مشاورت کے حوالے سے بندیال صاحب کو اس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب دیکھیں آگے جا کے وہ ہو سکتا ہے پیر کو باضابطہ اجلاس بلا لیں وہ صبح صبح، اور الیکشن کیس کی سماعت سے قبل وہ میں بھی
किसी नतीजा पर पहुंच जाएं और कोई अच्छी खबर मिले, जैसे उन्होंने कहा है। ये या तो वो फुल कोर्ट बना ले, मेरे ख्याल बेहतर तरीका जो है वो यही है कि इंतज़ामी सतह पर इजलास बुला लें फुल कोर्ट का। ये जो रौला-शोला पड़ता है अखबारों में, फिर तज्ज़िये शुरू हो जाते हैं, फिर व्लॉगर जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ लोग बैठ के तनकीद शुरू कर देते हैं, वुकला मैदान में आ जाते हैं। तो इसका हल ये है कि बैठ के बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पे जो तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मामलात को तय कर लें। और इन्होंने वो कल भी मैंने कहा था कि जो हुक्मरान जमात है, हुक्मरान जमातें हैं बल्कि, उन्होंने ये 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला जो है, ये कबूल नहीं करना। वो ये भी बातें हो रही हैं कि जनाब ये बनाएँगे, ऑर्डर जारी करेंगे, वो फिर कानून बना देंगे, ये फिर ऑर्डर जारी करेंगे, वो फिर कानून जारी इसको गैर मौसर बनाने के लिए कानून वगैरह जारी कर देंगे। और वो दूसरा जो कानून है, वो आइन के आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के हवाले से, वो कमेटी बनाने के हवाले से जो बेंचों की तश्कील करे और ये देखने के लिए कि ये बराह रास्त ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में मामला आता भी है या नहीं, उसमें तो सदर साहब अभी तक रोक के बैठे हुए हैं, रुकावट बने हुए हैं। और वो मैंने उस पे बड़ी तफ़सील से बात कर चुका हूँ कि अगर बिल वो जो है वो कानून की शक्ल धार लेता है, फिर तो वो जो नए बेंच मुझ नहीं बना सकते चीफ जस्टिस, फिर तो वो कानून नाफिज़ अमल होगा। वो कमेटी अगर बनाती है 184 के तहत इस बिल का जायज़ा लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी जो होगी, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस, फिर तो उसका जायज़ा लिया जा सकता है, वरना फिर वो नाफिज़ अमल ही होगा। वो अपने तौर पे जो रूल्स के तहत 184 सब आर्टिकल 3 और उसके सुओ मोटो वगैरह नहीं ले सकते। और अगर ये सेट असाइड कर देते हैं तो फिर क्या सूरत-हाल बनती है। तो बातें ऐसी हो रही हैं कि पार्लियामेंट ने इस दफ़ा मुकम्मल, वो कहते हैं जी हमने तहैया किए हुए फैसला करना है। और जो दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि इस नहज पे पहुँच गए हैं मामलात कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाज अली हसन और मुनीब अख्तर के खिलाफ रेफरेंस जो है ये भेजने की बातें हो रही हैं। नून लीग के कई लीडरों ने ये बात की है। राना सनाउल्लाह साहब हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब 3 जजों के खिलाफ रेफरेंस पर गौर हो रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। बहुत सारे जवाज़ मौजूद हैं, जब बहुत सारे नुकात हैं जिनकी बुनियाद पे ये भेजा जा सकता है रेफरेंस। मसलन यही 63A वाले को ले लेंगे, जनाब रीराइट करने का इनके पास इख्तियार नहीं था, इन्होंने रीराइट कर दिया। और फिर ये जो फैसला मौजूद है कि 184 सब आर्टिकल 3 के मुतल्लिक जो मुकदमात हैं उनकी समाअत ना कीजिए, इसके बावजूद ये 3 रुकनी बेंच जो है ये समाअत जारी रखे हुए है। ये तौहीन अदालत है, मिसकंडक्ट के ज़ुमरा में आता है। और मिसकंडक्ट हो जजेस का तो उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल हो सकता है। अब इसमें कबाहत क्या है? अगर हुकूमत चलो और चीज़ें डाल ले, बहुत सारे नुकात जो इकट्ठे कर ले, बहुत सारे शवाहद इकट्ठे कर ले और ये कहे कि जनाब ये जजेस जो हैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाना चाहिए। और हुकूमत वज़ारत दाखिला, वज़ारत कानून के ज़रिए एक रेफरेंस तैयार करती है और सदर को भेज देती है कि जनाब सदर साहब ये रेफरेंस जो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दें। अब जो आइन का आर्टिकल 209 है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लक है, वो ये कहता है कि सदर रेफरेंस फाइल कर सकता है। लेकिन साथ ही उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज़ खुद भी कार्रवाई कर सकती है किसी दरखास्त पर, या जब उनके इल्म में कोई शिकायत आती है। तो इसका मतलब ये है कि दरखास्त अगर कोई बंदा दायर करता है, जैसे मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो दरखास्तें आई हुई हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। अब अगर ये सदर साहब को भेजते हैं तो सदर साहब के पास एक इख्तियार है आइन के आर्टिकल 48 के तहत कि सदर साहब जो हैं वो 15 दिन तक जो एडवाइस आए वज़ीर आज़म और काबीना की तरफ से उसको रोक सकते हैं और वापस भेज सकते हैं गौर के लिए। 15 दिन तो ये निकल गए और उधर 3 रुकनी बेंच जो समाअत किए जा रहा है, हो सकता है 15 दिन में फैसला भी दे दे, 15 दिन से पहले ही फैसला जारी कर दे। और फिर उनके जो सदर साहब भेजते हैं वापस, उसको काबीना दोबारा गौर करने के बाद अगर भेजती है सदर को, तो सदर साहब 10 दिन तक फिर उसको रोक सकते हैं। यानी 25 दिन तक वो इस मामले को लटका सकते हैं। उसके बाद क्या होता है ये एक अलग इशू है। इसकी दूसरी सूरत ये है कि जैसे पाकिस्तान बार काउंसिल और मियां दाऊद एडवोकेट ने
मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे हुए हैं। इसी तरह सदर से हट के कुछ लोग शिकायत करें या दरखास्तें दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। अब जो इसकी तश्कील है, ये आइन के आर्टिकल 209 के तहत मामला आगे बढ़ता है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील और कार्रवाई से मुतल्लिक जो आर्टिकल है वो है 209, और 209 में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगी, और 2 जज जो हैं उनमें हाई कोर्ट्स के सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहबान होंगे। यानी इस वक्त उसकी तश्कील ये होगी कि मिस्टर जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस, मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा, मिस्टर जस्टिस सरदार तारक मसूद, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये 5 रुकनी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। लेकिन उसी में ये लिखा हुआ है, आइन के आर्टिकल 209 के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि अगर रेफरेंस जो है किसी ऐसे शख्स के खिलाफ आता है, ऐसे जज के खिलाफ आता है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हो, तो फिर वो नहीं बैठेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ आता है तो वो जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकल जाएगा। अगर हाई कोर्ट के जो किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो मेंबर है काउंसिल का, उसके खिलाफ आते हैं तो वो निकल जाएगा, बल्कि उसके बाद फिर जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस होगा किसी हाई कोर्ट का, वो काउंसिल में बैठेगा। अब इसमें अगर रेफरेंस आ जाता है तो फिर उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ रेफरेंस आएगा, तो उमर अता बंदयाल साहब काउंसिल में नहीं बैठ सकते, और नहीं बैठ सकते तो फिर बेंच काउंसिल के जो सरबराह हैं वो होंगे काजी फायज ईसा साहब, और काजी फायज ईसा के साथ सरदार तारक मसूद साहब, और फिर उनके बाद एजाज अल एहसन साहब उस काउंसिल का हिस्सा होंगे। अगर ये मुश्तरका रेफरेंस आ जाता है 3 जजों के खिलाफ, यानी कि बंदयाल साहब के खिलाफ एजाज अल एहसन और मुनीब अख्तर के खिलाफ, तो फिर एजाज अल एहसन भी काउंसिल में के इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फिर जो तरतीब होगी वो ये होगी, काजी फायज ईसा साहब सरबराही करेंगे, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फिर सीनियर जज जो होंगे एजाज अल एहसन के बाद सैयद मंसूर अली शाह, ये 3 वहां से होंगे, और वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इन पर मुश्तमिल होगी। इसमें जो मेरी नाक़िस राय है वो ये है कि अगर दरख्वास्त जाती है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से या वकला की तरफ से या किसी शहरी की तरफ से, ये दरख्वास्त जाती है मुश्तरका रेफरेंस की शक्ल में कि जनाब इन जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई करे, तो मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि वो उसमें जिन लोगों के खिलाफ शिकायत हुई है उनमें बंदयाल साहब भी शामिल हैं, तो फिर ये इख्तियार ऑटोमेटिकली मिल जाता है मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा को कि वो काउंसिल का इजलास बुलाएं और तारीख मुकर्रर करें, और इन जजेस को जिनके खिलाफ रेफरेंस है वो नोटिस जारी करें। ये मेरा ख्याल है। अगर दरख्वास्त जाती ही उनके पास है, यानी कि मुखातब ही काजी साहब को किया जाता है और उसमें आइन के आर्टिकल 209 का हवाला दे दिया जाता है कि जनाब ये दरख्वास्त जो है इसमें जो हमने जिनके खिलाफ शिकायत की है उनमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी शामिल हैं, इसलिए आप 209 के बाद क्योंकि चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठ सकते, इसलिए आप इसके सरबराह हैं, अब आप इस पे कार्रवाई जो है वो शुरू करें। ये जो सर्कुलर वगैरह के जरिए इन्होंने अदालत का फैसला जो है गैर मुस्तरद बनाने की कोशिश की है कि 184 सब आर्टिकल 3 से मुतल्लिका जो मुकदमा है उनकी समाअत ना की जाए, सुमोटो की समाअत ना की जाए, काजी साहब को और मोइनुद्दीन साहब को जो फैसला है, तो ये भी एक जवाब बनाया जा सकता है। जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात में जनाब कि आप सर्कुलर के ज़रिए, इंतज़ामी हुक्म के ज़रिए अदालती हुक्म को कैसे गैर मौसर बना सकते हैं। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि फिर काजी साहब के पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो कार्रवाई आगे बढ़े। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को निकाला गया, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा गया मुशर्रफ की तरफ से, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्होंने चैलेंज किया सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई को, और फिर 13 रुकनी बेंच बना। कुछ जजेस ने इनकार कर दिया था, कुछ का मफाद वाबस्ता था, फल्क शेर साहब ने शायद इनकार कर दिया था, तो बाकी जजेस जो है वो शामिल नहीं किए गए थे बेंच में।
کہ کیونکہ اگر یہ ریفرنس منظور ہو جاتا تو پھر ان کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ تو بہرحال وہ 13 رکنی بینچ بنا تھا اور اس نے 20 جولائی 2007 کو یہ فیصلہ جاری کیا تھا اور انہیں بحال کر دیا تھا۔ اس پہ تمام ججز نے اتفاق کیا تھا، 13 کے 13 ججوں نے، کہ جناب یہ ریفرنس جو ہے یہ غیر آئینی ہے، کالعدم کر دیا جائے۔ ایک نقطے پہ اختلاف ہوا تھا، وہ اختلاف 3 ججوں نے کیا تھا، جن میں مسٹر جسٹس فقیر محمد کھوکھر، مسٹر جسٹس ایم جوید بھٹر اور مسٹر جسٹس سعید اشرف صاحب جو ہیں وہ شامل تھے۔ اب یہ جو اختلافی نوٹ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صدر کو اختیار ہے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے۔ اس سے ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے، شاید اس نے یہ ججمنٹ دے دی ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اختلاف اس بات پہ نہیں ہوا تھا کہ صدر ریفرنس بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا۔ اکثریتی فیصلے نے یہ کہیں طے نہیں کیا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں اس ججمنٹ میں۔ اس کو دوبارہ پڑھ لیں۔ ابتدا میں میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا، تو وہ تو کافی عرصہ بعد جب میں نے جسٹس خلیل الرحمن رمدے صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا کہ ان کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اس بات پہ ہوا تھا کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس جج کو جس کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے اس کو کام کرنے سے روک سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک پہلے سے قانون موجود تھا، جسٹس کارنیلیس چیف جسٹس پاکستان کی سفارش پہ یہ قانون بنایا گیا تھا جبری رخصت کا، کہ جج کو جبری رخصت پر بھیجا جا سکتا ہے جس کے خلاف ریفرنس جائے۔ انہوں نے وہ قانون جو تھا جبری رخصت والا، اکثریتی جو بینچ کے اکثریتی ارکان تھے، جو اکثریتی فیصلے میں، وہ قانون بھی انہوں نے سیٹسفائڈ کر دیا تھا اور یہ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کسی جج کو جس کے خلاف ریفرنس زیر سماعت ہے اسے کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ اختلاف تھا، یہ اختلاف نہیں تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہی نہیں ہو سکتا چیف جسٹس کے خلاف۔ اب اگر ریفرنس جاتا ہے وہاں عدالت میں، کونسل میں، تو آئین کے آرٹیکل 209 کو اگر دیکھیں تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ قاضی صاحب اب اس کے ہیڈ ہوں گے۔ اگر بندیال صاحب کے خلاف جاتا ہے تو پھر وہ کاروائی شروع کر سکتے ہیں، لیکن بندیال صاحب کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ 13 رکنی فل کورٹ کا جو فیصلہ ہے رمدے صاحب والا، وہ یہ کہتا کہ نہیں، کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روکا۔ اس لیے قاضی صاحب کو بھی نہیں روکا جا سکا تھا نا، سپریم جوڈیشل کونسل میں جب معاملہ گیا انہوں نے نہیں روکا تھا ان کو کام کرنے سے۔ اور پھر ان کا اختیار ہے بینچ شینچ بنانے کا، 184 یہ وہ بطور چیف جسٹس اختیارات کا استعمال، وہ بندیال صاحب کرتے رہیں گے۔ اور پھر قباحت اس میں یہ گڑبڑ اس میں یہ آئے گی کہ اگر قانون منظور نہیں ہوتا، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ قانون کا درجہ نہیں پاتا، تو پھر یہ اختیار رولز کے تحت جو ہے یہ بندیال صاحب کے پاس ہی ہے۔ وہ بینچ بنا دیں اس پہ، اس ریفرنس کے خلاف، جیسے قاضی صاحب چلے گئے تھے، جیسے اور ججز بھی گئے، شوکت عزیز صدیقی بھی گئے، جیسے افتخار محمد چوہدری صاحب گئے تھے، تو وہ کیسا بینچ بنا دیں ہم خیال کا کہ وہ ان کی کاروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی وہ کاروائی روک دے۔ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بریکیاں ہیں، بہت ساری لڑائیاں ہیں، ان کو کیسے لڑنا ہے، کیسے نکلنا ہے، یہ سوچنے والے سوچ رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ بھی مختلف پہلو جو ہیں سامنے رکھ کے ہی قدم آگے بڑھائیں گے نا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔